नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आपके कमेंट्स और सुझाव मुझे निरंतर प्राप्त होते रहते हैं, जिससे मेरा आत्मविश्वास और प्रोत्साहन मिलता रहता है, जिससे मुझे और आप बड़ी ध्यानपूर्वक और गहनता से पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, जिससे मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग पिछली कक्षाओं में भारतीय संविधान की विशेषताएं देखे थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे थे। अब हम भारतीय संविधान को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप और हम मिलकर दोनों भारतीय संविधान पढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान में क्या है। अर्थात हम अनुच्छेद से पढ़ना शुरू करते हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो महत्वपूर्ण भाग हैं, महत्वपूर्ण के जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक भाग है, उनको अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हमने कहा भारत का जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या करें। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो ये अंग्रेजों ने स्वतंत्रता देते समय ये कहा कि जो रियासत है, भारत पूरे रियासतों में बटा हुआ था, राजा महाराजे अपने अपने क्षेत्र के राजा महाराजा थे, और अंग्रेजों का कहना यह था, 1947 का जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो हमको स्वतंत्रता मिली, उस समय यह कहना था कि जो रियासत चाहे तो अलग रह सकती है और चाहे तो भारत संघ में मिल सकती है। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं थी, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना आवश्यक था। और उस समय तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने प्रयासों से, अपने सार्थक प्रयासों से भारत के एकीकरण को करने का प्रयास किया। तब भारत के संविधान एकीकरण जैसे ही भारत करने का प्रयास किया तो फिर कहा गया कि भारत क्या है, इंडिया क्या है। तो भारत के संविधान के, भारत के, ध्यान से समझेंगे, भारत के संविधान के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया, किसमें कहा गया, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत क्या है, इंडिया, इंडिया क्या है। बोले भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है भारत? भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। बोले ये इंडिया है और ये राज्य है, ये भारत है। बोले इसमें कौन से राज्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे? भारत राज्यों का एक संघ है, जिसमें वह राज्य आएंगे जिनका उल्लेख अनुसूची 1 में है, शेड्यूल 1 में। 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में, शेड्यूल 1 में जो राज्य हैं वो आएंगे जिनका उल्लेख, भारत राज्यों का एक संघ है जिनका उल्लेख, कौन से राज्य आएंगे? जिनका उल्लेख 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 भारत के संविधान के, भारत के संविधान की अनुसूची 1 में है, जिनका उल्लेख भारत की संविधान की अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में कहा गया है कि ये भारत के राज्य हैं और इन राज्यों का संघ है, उसे बोलेंगे अपन भारत। भारत राज्यों का एक संघ है और उन क्षेत्रों को, उन राज्यों को सम्मिलित किया गया है जो अनुसूची 1 में है। वर्तमान में क्या व्यवस्था है आपके पास? बोले भारत में राज्य भी हैं प्लस क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अभी हाल ही में देखिए आप, जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को हटा के केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है। लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना। साथ में ही लद्दाख अगर नया केंद्र शासित प्रदेश बना तो दादर, नागर हवेली, दमन दीव को मिलाया। तो भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे? वो होंगे जो अनुसूची 1 में वर्णित होंगे। भारत राज्यों का संघ है, इसमें कौन कहे जाएंगे, कौन राज्य आएंगे? वह राज्य आएंगे जिनका भारत की संविधान की अनुसूची 1 में उल्लेख होगा।
सवाल यह उठता है, क्या ये राज्य यानी भारत यानी केंद्र व राज्यों के मध्य क्या किसी तरह का कोई आपसी समझौता है कि हम आपके साथ तब रहेंगे जब हमें ये मिल जाए? क्या किसी संधि का परिणाम है आपस में रहना? बोले नहीं, किसी भी राज्य की कोई शर्त नहीं है भारत संघ में रहने के लिए। भारत संघ में सभी राज्य ये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बनाए गए हैं, ना कि कोई संधि नहीं कि मध्य प्रदेश कहे कि हमारी संधि है, हम भारत से अलग हो जाएंगे और स्वतंत्र देश घोषित कर देंगे ना, या किसी संधि या किसी एग्रीमेंट का परिणाम हो, समझौते का परिणाम हो। जैसे कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो 50 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो 50 राज्य 50 ही रहेंगे, उनको आप बदल नहीं सकते, ना किसी राज्य का विभाजन कर सकते, ना किसी राज्य को तोड़ के आप 2 राज्य बना सकते। और राज्य और केंद्र के बीच में वहां पे क्या है? संधि है बेटा। इसलिए जो संघ है वो संघ किस तरह का संघ है? भारत राज्यों का एक संघ है, जिसमें क्या कहा गया है? जो किस तरह का संघ है? भारत राज्यों का एक संघ है जिसका उल्लेख अनुसूची 1 में है। उन राज्यों का उल्लेख कहां है? उन राज्यों का उल्लेख अनुसूची 1 में है। अनुसूची 1 में जो उल्लेख है उन राज्यों का, वह राज्य ही भारत संघ में शामिल होंगे। और ये जो यूनियन बना है, राज्यों का जो संघ बना है, वो किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है, ये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बने। अर्थात अमेरिका की स्थिति क्या है बेटा? यूएसए की स्थिति क्या है? यूएसए में राज्य क्या है? राज्य और केंद्र के बीच, संघ के बीच, केंद्र के मध्य समझौता है, अतः वहां आप देखेंगे कि राज्य की भी नागरिकता अलग होती है और केंद्र की भी नागरिकता अलग लेनी पड़ती है। अर्थात ये चाहें, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चाहें कि राज्य को अलग होना है तो वो अलग हो सकता है, या अगर केंद्र ये चाहे कि एक राज्य के टुकड़े करके हम 2 राज्य बना दें तो केंद्र नहीं कर सकता। 50 राज्य रहेंगे, फिक्स है, 50 स्टेट्स ही रहेंगे। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है? भारत के संदर्भ में यह है, ये अपना इंडिया है, भारत है, ये राज्य है। भारत के संदर्भ में क्या है कि भारत में राज्य व केंद्र के मध्य कोई समझौता नहीं है। राज्य व केंद्र एकीकरण, एक यूनिट की भांति कार्य करेंगे और राज्यों का जो निर्माण है वो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होगा। यानी यदि केंद्र चाहे तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का विभाजन भी कर सकती है। अभी आपने हाल ही देखा, किसी राज्य के 2 भाग करके क्या कर सकती है? छोटे छोटे राज्यों का निर्माण भी कर सकता है केंद्र। ये भी भारतीय संविधान के अनुरूप। अगर हम यहां कहें अमेरिका में तो क्या कहेंगे? एक कैसा है? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। कैसा संघ है? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। यानी राज्य अगर केंद्र से जैसे ही अलग हो गए तो संघ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, लेकिन राज्य नहीं टूटेंगे। तो राज्य कैसे हैं? अविनाशी, जो नष्ट नहीं हो सकते। राज्य 50 हैं, वो अपने रहेंगे ही। राज्य अगर चाहें अलग अलग हो जाएं तो संघ क्या हो जाएगा? विनाशी हो जाएगा। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है बेटा? भारत के संदर्भ में क्या है? विनाशी राज्यों का
विनाशी राज्यों का कैसा संघ है? अविनाशी संघ है। क्या है भैया? अविनाशी संघ है। अपने यहां संघ नहीं टूटेगा, इंडिया रहेगा, भारत रहेगा, लेकिन राज्य खत्म हो सकते हैं। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हो सकता है या नहीं? बोलो ना भाई। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हो सकता है, यानी नए राज्य का निर्माण हो सकता है। और अगर कोई राज्य का अगर दर्जा है, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा है, उसको समाप्त भी किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का भी निर्माण कर सकते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेशों को अपन जोड़ भी सकते हैं। अर्थात यहां पर राज्य कैसे हैं? विनाशी हैं। राज्य नष्ट हो सकते हैं। मान लीजिए ये राज्य नष्ट हो गया, इसी में मिल गया, या मान लीजिए बड़ा है तो ये छोटा छोटा राज्य बन गया। लो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। और ये राज्य और संघ कोई संधि या विलय पत्र का परिणाम नहीं है। ये क्या है? देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी व्यवस्था है। ये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बनाई गई। बात समझ में आ रही है? अब आप बताइए, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि यूएनओ कैसा है? यूनाइटेड नेशंस कैसा है? कैसा है बताइए? यूनाइटेड नेशंस कैसा है बताइए? यूनाइटेड नेशंस की अवधारणा क्या है? यूनाइटेड नेशंस की संकल्पना क्या है? यूनाइटेड नेशंस की संकल्पना क्या है? बताइए जरा, बताइए। यूनाइटेड नेशंस में देश हैं, भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, इटली है। तो कैसा हो गया? अविनाशी राज्यों का। कैसा राज्यों का? अविनाशी राज्यों का। कैसा संघ है? विनाशी संघ है। बोले अगर राज्य चाहे, अगर देश चाहे तो अलग होगा। यूनाइटेड नेशंस में हमको नहीं रहना है, लेकिन भारत तो रहेगा ना, इटली तो रहेगा ना, रूस तो रहेगा ना, अमेरिका तो रहेगा ना। तो राज्य कैसे है? अविनाशी। संघ कैसा है? विनाशी। बोलो ना भाई, संघ कैसा है? विनाशी। लेकिन आप यहां यूएसए में देखेंगे तो क्या संकल्पना है कि राज्य भी रहेंगे। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी संघ यानी वहां इस तरह से संधि है कि राज्य में रहेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहेंगे, देश रहेगा, लेकिन 50 के 50 राज्य रहेंगे, उनके मध्य एक संधि है, समझौता है, उसके तहत रहेंगे। तो राज्य भी नहीं वहां पे विखंडित हो सकते और संघ भी नहीं टूट सकता। तो समझिए अमेरिका की स्थिति क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यूनाइटेड नेशंस की विशेषता क्या है? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। और भारत की विशेषता क्या है बेटा? विनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ये भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम समय समय पर नए राज्यों का निर्माण भी कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का भी निर्माण कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दे सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये भारत का अनुच्छेद 1 कहता है। समझने की कोशिश करिए। पहले हम देश रहेगा तब तो हम रहेंगे ना। देश सर्वप्रमुख है, देश की एकता और अखंडता प्राथमिकता होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है भैया? भारत राज्यों का एक संघ है और इसमें वह राज्य सम्मिलित होंगे जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में है। बोले क्या हम नए राज्यों को इसमें मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते? बोले नए राज्यों को मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते? बोले बिल्कुल मिला सकते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का हम सम्मिलन कर सकते हैं। जैसे कि सिक्किम को पहले हमने संयुक्त राज्य का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया हमने? संयुक्त राज्य का दर्जा दिया। जैसे सिक्किम संयुक्त राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम घूमने जाइएगा, लेकिन अभी नहीं, लॉकडाउन में नहीं। सिक्किम को हमने संयुक्त राज्य का दर्जा दिया। अब हमने उसको क्या बना लिया? राज्य बना लिया। तो नए राज्यों को मिला सकते हैं। नए राज्यों को हम क्या कर सकते हैं बेटा? नए राज्यों को हम मिला सकते हैं। नए राज्यों के आर्टिकल 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना या उनको सम्मिलित करना, अपने भारत संघ में सम्मिलित करना।
और ये कैसे करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत। अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत भारत के राज्य में हम इसे सम्मिलित करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत। कोई भी नया राज्य भारत में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन उसका तरीका, लेकिन हम क्या करेंगे? हम तो किसके भगवान बुद्ध के धरती के लोग हैं, भगवान महावीर की धरती के लोग हैं। हमारी अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम की है, तो हम किसी पे आक्रमण करके किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाएंगे। नहीं, ये हमारी संस्कृति के, हमारे संविधान के विपरीत है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, ये पराया है, ऐसी गणना तो छोटे लोग करते हैं। हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है की अवधारणा को हम साकार करने वाले लोग हैं। तो नए राज्यों की स्थापना कैसे होगी? नए राज्यों की स्थापना बेटा 4 तरीके से होगी। पहला, अभ्यर्पण। अभ्यर्पण, अगर अभ्यर्पण के माध्यम से भारत संघ में हम नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। भारत संघ में, भारत संघ में नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। अभ्यर्पण, अभ्यर्पण का मतलब क्या होता है? जब कोई राष्ट्र स्वेच्छा से अपनी संप्रभुता दूसरे राष्ट्र को हस्तांतरित कर दे, अर्थात जब कोई राष्ट्र अपनी संप्रभुता, संप्रभुता आप लोग जानते ही हैं, अपनी संप्रभुता स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं, दबाव में आके नहीं, आक्रमण करके नहीं, स्वेच्छा से, स्वेच्छा से दूसरे राष्ट्र को हस्तांतरित कर दे, दूसरे राष्ट्र को हस्तांतरित कर दे, हस्तांतरित कर दे। तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे क्या? अभ्यर्पण। यदि कोई राष्ट्र चाहता है कि हे भारत, हम तो आपके साथ ही रहेंगे, स्वेच्छा से हम आपके साथ रहेंगे, तो हम चाहें तो हम उसको अपना एक नया राज्य बना सकते हैं, अपने संघ में शामिल कर सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप है। जब कोई राष्ट्र अपने संप्रभुता स्वेच्छा से दूसरे राष्ट्र को हस्तांतरित कर दे, जैसे सिक्किम, सिक्किम को हमने सबसे पहले क्या कहा? सिक्किम हमने कहा, सिक्किम को हमने कहा, सिक्किम ने हमसे कहा कि हमको आप पूर्ण राज्य का दर्जा दो। सिक्किम ने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम भी अपनी राजधानी दिल्ली बनाना चाहते हैं। हमने कहा क्यों भाई? नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता आपके बिना। अपनी संप्रभुता स्वेच्छा से हस्तांतरित करना चाहते हैं। तो हमने इसको पहले संयुक्त राज्य का दर्जा दिया। पहले हमने देखा कि तुम हमारे साथ रह भी सकते हो या नहीं रह सकते हो। ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में आके फिर उत्पात मचाओगे, ये भी तो है। संयुक्त राज्य का दर्जा दिया, उसके बाद हमने इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तो इसमें हमने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का, अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन नहीं किया। तो नए राज्यों को अपने क्षेत्र में कैसे मिला सकते हैं विद्यार्थियों? पहला तरीका होता है अभ्यर्पण। अभ्यर्पण का तात्पर्य होता है जब कोई राष्ट्र स्वेच्छा से अपनी संप्रभुता दूसरे राष्ट्र को हस्तांतरित कर दे, तो उसे बोलेंगे अभ्यर्पण। अभ्यर्पण से वो भारत संघ में सम्मिलित हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है मित्रों उपवृद्धि। उपवृद्धि, उपवृद्धि का मतलब क्या होगा? जब प्राकृतिक कारणों से, जब प्राकृतिक कारणों से कोई भूभाग, कोई भूभाग राज्य क्षेत्र में आके मिल जाए, राज्य क्षेत्र में आकर मिल जाए, प्राकृतिक कारणों से कोई भूभाग यदि राज्य क्षेत्र में आकर मिल जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? उपवृद्धि। जैसे मान लीजिए भारत में मिल जाए, राज्य क्षेत्र में, यानी भारत के अंदर मिल जाए। राज्य क्षेत्र मतलब यहां पर राज्य का मतलब क्या होगा? भारत।
यदि कोई भाग है जो प्राकृतिक कारण से, मान लीजिए श्रीलंका खिसकते खिसकते ऐसा हवा चले कि श्रीलंका खिसकते खिसकते भारत में मिल जाए, तो क्या हो गया? भारत का राज्य क्षेत्र हो जाएगा, मिल जाए प्राकृतिक कारण से। या प्राकृतिक कारण से ये मान लीजिए कि समुद्र के अंदर कोई टापू निकल आया जो भारत की 12 नॉटिकल सीमा के अंतर्गत है, या ऐसा तूफान चले, कैसा चले? असंभव है, कैसा चले कि पाकिस्तान आके सीधा दिल्ली में आ जाए। तो जब प्राकृतिक कारणों से कोई भूभाग स्वतः, कई बार क्या होता है, समुद्र का जल स्तर कम होने से कोई टापू निकल आता है, कोई द्वीप निकल आता है जो भारत के क्षेत्र में आ जाए, 12 नॉटिकल मील के अंदर आ जाए, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आ जाए, सीमा क्षेत्र के अंदर आ जाए, तो वो किसे क्या बोलेंगे? उपवृद्धि के माध्यम से भी कोई क्षेत्र भारत संघ में क्या हो सकता है विद्यार्थियों? सम्मिलित हो सकता है। तो पहला काम क्या है हमारा? अभ्यर्पण। दूसरा कौन सा तरीका है? उपवृद्धि के माध्यम से। उपवृद्धि के माध्यम से हम किसी भी भूभाग को प्राकृतिक कारण से अपने राज्य क्षेत्र में मिल सकता है। बिल्कुल सही। तीसरा तरीका क्या है बेटा अपने राज्य क्षेत्र में मिलाने का? बोले तीसरा तरीका है आवेशन। आवेशन के माध्यम से भी कोई क्षेत्र अपने संघ में मिल सकता है, राज्य क्षेत्र में मिल सकता है, आ सकता है। आवेशन का तात्पर्य क्या है? आवेशन का मतलब यह कब्जा रहित क्षेत्र पर, जिस पे किसी का कब्जा नहीं है, क्षेत्र है अपने पड़ोस में, कब्जा रहित क्षेत्र पर कोई लड़ाई दंगे से नहीं, कोई सैन्य बल से नहीं, कब्जा रहित, जिसपे कोई किसी का कब्जा ही नहीं है, किसी का दावा ही नहीं है, कब्जा रहित क्षेत्र पर यदि भारत अपनी संप्रभुता स्थापित कर ले, अपनी संप्रभुता क्या कर ले बेटा? स्थापित कर ले, कब्जा रहित क्षेत्र पर जिसपे किसी का कब्जा नहीं है, भारत ने कहा ये हम इस पे काम करने लगे, उसको साफ कर लिया, उस क्षेत्र को साफ कर लिया, उस क्षेत्र का हम उपयोग करने लगे। तो इस तरह से अपनी जो सीमा का विस्तार होता है, राज्य क्षेत्र में मिलाना होता है, उसको बोलते हैं अपन आवेशन। जैसे न्यू मूरद्वीप का विवाद आप जानते होंगे, भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत ने कब्जा रहित क्षेत्र था जिसपे क्या कर लिया? अपनी संप्रभुता स्थापित कर ली, उसको साफ कर लिया, अपना पंडाल लगा लिया, अपना झंडा लगा लिया, हम भैया हम काम कर रहे हैं, और किसी की कोई आपत्ति नहीं है, किसी का कब्जा हमने हटाया नहीं, प्राकृतिक स्थल पड़ा हुआ था। तो इस स्थल को अपन बोलते हैं आवेशन। चौथी जो चीज है जिससे अपन भारतीय भूभाग को सम्मिलित कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत, उसे बोलते हैं अपन चिरभोग। चौथी चीज को अपन बोलते हैं चिरभोग। चिरभोग के माध्यम से भी हम भारतीय भूभाग को क्या कर सकते हैं? अपने क्षेत्र में किसी भारतीय भूभाग में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई स्थल है, जब कोई राष्ट्र अपनी संप्रभुता शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित कर ले, कैसे स्थापित कर ले? शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित कर ले। जब कोई राष्ट्र अपनी संप्रभुता शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित कर ले, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, उसे बोलेंगे चिरभोग। क्या बोलेंगे? चिरभोग। और उसका कोई विरोध नहीं करे एवं उसका कोई विरोध ना करे, जैसे मान लीजिए, जैसे अपना क्षेत्र कौन सा है? जैसे आर्कटिक क्षेत्र है। आर्कटिक क्षेत्र में अपन ने शोध संस्थान बनाया, रिसर्च स्टेशन बनाया है,
अनुसंधान केंद्र बनाया हिमाद्री। तो वहां पे क्या है, अन्य देश भी आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ है, अन्य देश भी वहां पे अपने अपने स्पेस, अपने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, इधर तुम्हारा है, इधर हमारा है, तुम भी रहो हम भी रहते हैं, जियो और जीने दो। तो हमने वहां पे हिमाद्री जो अंतरिक्ष, हिमाद्री जो शोध केंद्र बनाया, रिसर्च सेंटर बनाया, उसको क्या बोलेंगे, चिरभोग के माध्यम से स्थापित की, वहां पे अपनी संप्रभुता। लेकिन वहां पे हिमाद्री बनाने से विश्व के किसी भी देश को कोई आपत्ति नहीं है, कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये, इन 4 तरीकों से भारतीय राज्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत कोई क्षेत्र आके मिल सकता है, और यदि कोई क्षेत्र मिलता है शांतपूर्ण, यानी चारों में ही आपने देखा होगा शांतपूर्ण तरीके से, हम किसी पे अनैतिक दबाव नहीं डालेंगे, कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, कहीं सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे, शांतपूर्ण तरीके से यदि कोई अपने क्षेत्र में मिलता है, उपवृद्धि होती है, आवेशन होता है, चिरभोग होता है, अभ्यर्पण होता है, इनके माध्यम से यदि मिलता है तो स्वागत है। तब वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा समझ में आ रहा है ना। ये आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र को इस तरह से विस्तारित किया जा सकता है बिना सैन्य बल का प्रयोग किए। बोले अब क्या करेंगे हम? बोले हमने जो प्रशासनिक दृष्टि से जो राज्यों का निर्माण किया है, प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का जो निर्माण किया है, उन राज्यों के निर्माण में प्रशासनिक दृष्टि से जो राज्यों का निर्माण किया है, यदि उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग करना हो, एक बड़ा राज्य है उसको प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 2 छोटे छोटे राज्यों का गठन करना हो, तो इसको कैसे करेंगे? तो अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान का आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 यह कहने का प्रयास करता है, क्या प्रयास करता है? बोले संसद, कौन? पार्लियामेंट। पार्लिया संसद का मतलब जैसे ही नाम आएगा वैसे क्या, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस कौन? आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के माध्यम, अर्थात संसद चाहे तो राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, बहुत बढ़िया। राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, बहुत बढ़िया, सीमा में परिवर्तन। संसद अगर चाहे तो राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है बेटा, संसद चाहे तो राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तित कर सकती है। संसद राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, कर सकती है। पार्लियामेंट चाहे, संसद चाहे, परिवर्तन कर सकती है, बहुत बढ़िया। हमने कहा कर सकती है, उन्होंने कहा हाँ कर सकती है। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र, नाम आदि में परिवर्तन कर सकती है। बोले क्या, कैसे परिवर्तन करेगी? क्या इसे संविधान संशोधन माना जाएगा? बोले नहीं, आगे देखते हैं क्या माना जाए, कैसे करेगी। बोले अगर संसद में इस तरह का कोई विधेयक आएगा, जैसे मान लीजिए विधेयक आया, क्या विधेयक आया कि हम मध्य प्रदेश का नाम बदल करके हृदय प्रदेश करते हैं। कौन सा प्रदेश करते हैं? हृदय प्रदेश। या ये कह लीजिए हम दिल प्रदेश करते हैं। दिल अच्छा नाम है, कहां रहते हो? बोले दिल, दिल हमारा राज्य है, हृदय प्रदेश करते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह का विधेयक संसद में आएगा। लेकिन इस तरह का विधेयक लाने से पहले सावधानी यह रखनी पड़ेगी विद्यार्थियों कि इस तरह का विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, प्री सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले राष्ट्रपति महोदय को बताएंगे, हे महामहिम, हम इस तरह के विधेयक को संसद में रख रहे हैं, इस पे विचार करेंगे, इस पे परिचर्चा करेंगे, इस पे वाद विवाद करेंगे, फिर इसके नाम में परिवर्तन करेंगे या क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे या सीमा में परिवर्तन करेंगे। तो इस तरह का कोई भी विधेयक आएगा, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, ध्यान से समझिए। इस तरह का विधेयक कोई भी आएगा, पहली बात क्या रहेगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से।
प्री सैंक्शन ऑफ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। बात समझ पा रहा है या नहीं? बोलो ना भैया। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह का कोई भी विधेयक आएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद जैसे ही राष्ट्रपति ने कहा कि यह विधेयक हमने प्रस्तुत कर दिया है, सदन में प्रस्तुत कर दिया है, तो अनुच्छेद 3 में क्या है कि संसद राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, किंतु इस तरह का कोई विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आ गई, फिर राष्ट्रपति का अगला कदम क्या रहता है? मान लीजिए हम मध्य प्रदेश का नाम बदल के हृदय प्रदेश कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति मध्य प्रदेश से पूछेंगे। अगला कदम क्या रहेगा? राष्ट्रपति संबंधित राज्य से जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, नाम में परिवर्तन हो रहा है, संबंधित राज्य से मत मांगता है। भैया तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे मान लीजिए किसी का नाम सोनू है, हम कहे तुम्हारा नाम टोनू कर रहा है, तो उससे पूछे भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, तो उस राज्य से पूछेंगे। राष्ट्रपति पूछते हैं, राष्ट्रपति महोदय पूछते हैं, उस राज्य के पास भेजते हैं उस प्रस्ताव को। वो कहते हैं कि आपके नाम में परिवर्तन हो रहा है, आपकी सीमा में परिवर्तन हो रहा है, आपके क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, आप अपना मत प्रस्तुत करिए, आप क्या ऐसा चाहते हैं? और वो भी ऐसा नहीं है कि अनिश्चित काल के लिए आपने मत देने के लिए उनसे कह दिया, उन्होंने मत नहीं दिया तो आप इंतजार कर रहे हैं। निश्चित समय सीमा के अंदर, निश्चित समय सीमा के अंतर्गत, निश्चित समय सीमा के अंतर्गत वो मत देने के लिए कह सकते हैं। अगर आपने निश्चित समय सीमा में मत नहीं दिया तो फिर आपसे कुछ नहीं, आप दें या ना दें, फिर जो सदन करेगा, जो संसद करेगी, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जो आपने मत दिया है उस मत को मानने के लिए ये बाध्य नहीं है। मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, यानी राज्यों के मत को मानने के लिए, राज्यों के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन बाध्य नहीं है? बोले संसद बाध्य नहीं है, पार्लियामेंट बाध्य नहीं है। राज्यों के मत को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। और फिर उसके बाद इस विधेयक को, इस प्रक्रिया के माध्यम से, फिर उसके बाद इस विधेयक को क्या करेंगे बेटा? दोनों सदनों से पारित हो जाना चाहिए, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सदनों से। कैसे बहुमत से पारित होना चाहिए? साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। कैसे बहुमत से बेटा? साधारण बहुमत से पारित हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। इसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत प्लस राष्ट्रपति की हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे ये क्या बन जाएगा? ये कानून बन जाएगा। और जैसे ये कानून बनेगा, संबंधित राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा। ये प्रक्रिया नम्य है अनम्य है? ये साधारण प्रक्रिया है, साधारण बहुमत से। कौन से बहुमत से? हमने लास्ट टाइम पिछली कक्षाओं में देखा था, साधारण बहुमत से। अर्थात 273 से ज्यादा लोग उपस्थित हों उस दिन, और फिर पक्ष में 50% से ज्यादा लोग मत डालें। यानी उस दिन सदन में न्यूनतम उपस्थिति कितनी होनी चाहिए? 273 से ज्यादा। और फिर जो मतदान दे रहे हैं 273 से ज्यादा लोग, उनका 50% +1 इसके पक्ष में आना चाहिए, तो साधारण बहुमत हो गया। पिछली कक्षा में अपने डिटेल में देखा था। और इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी राज्य के क्षेत्र में, नाम में और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है विद्यार्थियों। ये आर्टिकल 2 में
प्राकृतिक कारणों से अव्यर्पण, आवेशन, चिरभोग, उपवृद्धि। आर्टिकल 3 में सदन, संसद के माध्यम से सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 4 यह कहता है बेटा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है? क्या कहता है अनुच्छेद 4? बोले आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो कार्य किए जाएंगे वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्या कहता है 4? अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किए गए कार्य, किए गए संशोधन ही तो हो रहा है संविधान आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्या नहीं माने जाएंगे? संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया से अलग रखा। अनुच्छेद 368 के तहत जो प्रक्रिया है वो नहीं, ये साधारण प्रक्रिया है जिसको अनुच्छेद 2 व 3 में, 2 में प्राकृतिक कारणों से, अनुच्छेद 3 में कैसे? संसद के माध्यम से सदन के राज्य, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। इसको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। संसद जब चाहे तब इस तरह का कार्य कर सकती है। और हमने देखा भी था इस प्रक्रिया कैसी है? साधारण बहुमत से प्रक्रिया, साधारण बहुमत से प्रक्रिया। और कई बार क्या होता है कि विभिन्न राज्य, जैसे अभी रिसेंटली, अभी हाल ही में तो नहीं, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर MM सिंह जब प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, PM थे, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ सीमा विवाद सुलझाया गया था और उसे संविधान संशोधन नहीं माना गया। जैसे भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा सीमा विवाद सुलझाया था भैया? आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा जो क्षेत्र था जिसको बोलते थे, इसको सुलझाया जाता। कुछ वस्तियां, कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दिया, कुछ बांग्लादेश का क्षेत्र हमने लिया, ताकि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जो विवाद थे वो निरंतर चलते रहते थे, उसको खत्म करने के लिए। और ये किया है मैंने। और इसको 368 के तहत, 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना गया। संविधान संशोधन नहीं माना गया, 368 के तहत संशोधन नहीं माना गया बेटा। तो समझ गए? आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो किए गए कार्य है वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। सामान्य काम है, सदन संसद कर सकती है। और विभिन्न देशों के साथ जो सीमा विवाद जो संबंधी है सुलझा, अभी आज ही मीटिंग चल रही है, आज ही चर्चा चल रही है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है, 8 फिंगर्स, 1, 2, 3, 4, 4 फिंगर किसकी हैं? 1, 2, 3 और 4 फिंगर किसकी है भैया? ये तो भारत के पास है, पेंगोंग लेक के पास। और इस तरह जो फिंगर पहाड़ियां हैं, एक उंगलियों जैसी, 5, 6, 7, 8, ये पहाड़ियां किसके पास है? चाइना के पास है। और ये पहाड़ियां किसके पास हैं? 3, 4, 2 और 1। ये पहाड़ियां किसके पास हैं? ये पहाड़ियां भारत के पास हैं। हुआ क्या, अभी कोविड के दौर में यहां भारत की पेट्रोलिंग थोड़ी कम हो गई, पहाड़ी नंबर 4 पे भारतीय सेना की। तो चीन ने इस पर अपने बंकर बनाने का प्रयास कर लिया। यहां पे कब्जा जमाने की कोशिश करने लगे पहाड़ी नंबर 4 पर। पहाड़ी नंबर 4 समझ रहे हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। तो ये जो 4 पहाड़ियां ये चाइना के कब्जे में है, और ये जो 4 है ये किसके कब्जे में? इंडिया के कब्जे में है। अब विवाद क्या है कि कोविड-19 के दौर में
भारतीय सेना की यहां जो पेट्रोलिंग है वो कम हो गई पहाड़ी नंबर 4 पे। तो चीन के सेना ने इस पे कब्जा जमाने का प्रयास किया। जो विवाद अभी बना हुआ है आज, जिस पे 3 स्टार जनरल रैंक के ऑफिसर चर्चा के माध्यम से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना इन पहाड़ियों पर अपनी सड़कें भी बना रहा हो, हम यहां बंकर भी बनाते हैं तो उसको आपत्ति होने लगती है। मूलतः विवाद ये है। तो ये सीमा संबंधी विवाद अगर सुलझाए जाएंगे उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 368 के तहत। बात समझ रहे हैं? अब समय समय पर यह मांग उठती है कि हमारा राज्य बना दो, बुंदेलखंड अलग राज्य बना दो, पूर्वी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना दो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना दो। तो इस तरह के नए नए राज्यों के निर्माण की लगातार मांग उठती रहती है। अब क्या करें? क्या राज्य बना लें? क्या हम 50 राज्य कर लें अपने यहां पे, या 2 राज्यों को मिला के हम क्या कर लें? 2 राज्यों को मिलाने के बाद हम लोग क्या कर लें? हम लोग क्या कर लें? बड़ा राज्य बना लें। इस तरह के विवाद समय समय पर भारतीय सरकार के समक्ष, भारतीय संसद के समक्ष आते रहते हैं। और ये आज का विषय नहीं है कि 2 राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन। ये 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय से समस्या, उस समय भी समस्या थी, और जिसका धीरे धीरे हम लोग निराकरण कर रहे हैं। वो क्रमिक विकास कैसे हुआ निराकरण का, उसको देखने का प्रयास करते हैं, हेडिंग लगा लेंगे राज्यों का पुनर्गठन। क्या लगा लेंगे हम लोग हेडिंग? राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, ये हेडिंग लगा लेंगे, राज्यों का पुनर्गठन। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, हो गया स्वतंत्र। कब हुआ? कई लोगों को तो लगा ही नहीं कि 1947 में भारत स्वतंत्र। 3-4 साल तो लोग ऐसे ही घूमते रहे कि स्वतंत्र ही नहीं हुआ है। जैसे वर्तमान में भी अभी कई लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन खुला ही नहीं है, घर में ही बैठे हैं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुल रियासतें अपने पास थी 552, लगभग कुल रियासतें बेटा 552 थी। 552 रियासत थी, और तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह जिम्मेदारी थी कि इन रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करें। 3 बाकी रियासतें मिल गई, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की, जो मिलना नहीं चाहती थी। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 रियासतें ऐसी थी तो जो भारत संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी। हैदराबाद के निजाम पर जूनागढ़ में हमने क्या किया? जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया, रेफरेंडम करा लिया, जनमत संग्रह के आधार पर भारत संघ में मिला लिया। और हैदराबाद के निजाम नहीं माने तो तत्कालीन गृह मंत्री के कूटनीतिक प्रयासों से, यानी हैदराबाद में हमने क्या कर ली? पुलिस कार्रवाई कर दी और निजाम को अपने भारत के राज्य क्षेत्र में मिला लिया हैदराबाद। जम्मू कश्मीर का आप लोग जानते ही हैं, विवाद निरंतर चलता रहा और 370 के तहत इसको एक अलग राज्य का दर्जा भी मिला, अलग क्षेत्र का दर्जा भी मिला। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या हो गया? विवाद चला, अनुच्छेद 370 के तहत इसको विशेष दर्जा, और वर्तमान में क्या है? ये सब खत्म हो गया। वर्तमान में अभी हाल ही में फिलहाल सरकार ने वर्तमान में इसको क्या कर दिया है? केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। ये विलय की प्रक्रिया अब हो पाई है और 370 को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया।
तो मेरी बात समझ रहे हैं कि कुल रियासतें 552 थी, जिनको मिलाने के लिए गृह मंत्री को प्रयास करने पड़े। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया, हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई, जम्मू कश्मीर का मुद्दा विवादित बना रहा, लगातार चलता रहा और अभी फिलहाल ये विवाद समाप्त हो गया और अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश की, सामान्य केंद्र शासित प्रदेश के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है। लेकिन छोटे छोटे राज्यों की मांग उठती रही। लोग ये कहने लगे कि हमारे राज्य को बनाओ, हमारे राज्य को बनाओ, हमको अलग राज्य का दर्जा दो, अलग राज्य का दर्जा दो। इस तरह की मांग जब उठती रही तो एक प्रशासनिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, नए राज्यों के निर्माण का आधार क्या होना चाहिए, किस आधार पर नए राज्यों का गठन है, पुनर्गठन किया जाना चाहिए, इन पक्षों को हम देखने का प्रयास करते हैं। और ये कहा गया 1947 में कि जो ये एकीकरण आप कर रहे हैं, जो आपने भारत को एकीकृत किया है, ये एकीकरण की व्यवस्था अस्थायी है। कैसी है? टेम्परेरी है। अब इसमें और सुधार करेंगे। लेकिन कुल रियासतों को मिला दिया। उस समय तत्कालीन कार्य क्या, तात्कालिक समस्या क्या थी कि इनका सम्मिलन किया जाए, भारतीय संघ में एकीकृत किया जाए। तो हम देखते हैं हमने क्या प्रयास किया, क्या हमारे प्रयास हुए, इनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। समय समय पे हमारे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग बनते रहे। तो यहां हम लोग इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। एक आयोग बनाएंगे, आयोग बनाने का कारण लिखेंगे और जो आयोग की जो अनुशंसाएं हैं, सिफारिशें हैं, वो लिखेंगे। आयोग ने क्या सिफारिश की? पहला आयोग बना एसके दर आयोग। कौन सा आयोग? एसके दर आयोग। एसके दर आयोग 1948 में, 1948 में एसके दर आयोग बनाया। और किस बात के लिए बनाया? कि राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से करें। इस आयोग के बनने का कारण क्या था? कि एकीकरण अस्थायी व्यवस्था है। जो भारत का एकीकरण किया गया है वो कैसा है बेटा? अस्थायी है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? 552 रियासतों को जो मिलाया उस समय भारत संघ में, तो लोगों ने कहा नहीं, एकीकरण अस्थायी है, टेम्परेरी है, ऐसे नहीं कि हमारे राज्य अलग अलग बनाओ, इस आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करो। तो हमने कहा ठीक है भैया, एसके दर आयोग बनाया। और एसके दर आयोग 1948 में बना और कहा कारण क्या बनाया? कि एकीकरण अस्थायी है, इस कारण से आयोग बना। एकीकरण क्या है? अस्थायी है। और दक्षिण राज्यों से, दक्षिण से यह मांग उठने लगी, दक्षिण क्षेत्र से यह मांग उठने लगी, साउथ से मांग उठी का मतलब ये नहीं कि मांग सो के उठ गई, ये डिमांड होने लगी। क्या डिमांड होने लगी? बोले भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, बहुत बढ़िया। किसने मांग उठाई? दक्षिण के क्षेत्र ने। उन्होंने कहा कन्नड़ वाले अलग राज्य में, तेलुगु वाले अलग राज्य में, तमिल वाले अलग राज्य में, पंजाबी वाले अलग राज्य में, हिंदी वाले अलग राज्य में, हर भाषा के आधार पर एक भाषा एक राज्य। इस सिद्धांत को ये स्वीकार कर, इस सिद्धांत को डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। इसके लिए हमें दर आयोग, हमने एसके दर आयोग से कहा कि भैया इनकी मांग को देखो और हमको सिफारिशें दो कि हमको करना क्या है, और जब एसके दर आयोग ने सिफारिश दी, एसके दर आयोग ने कहा कि अभी हम एक हुए हैं, वैसे ही हम रियासतों में बटे हुए थे, अंग्रेजों ने वैसे ही फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई और हम पर शासन करते रहे। इसलिए दर ने कहा, एसके दर आयोग ने कहा, क्या कहा? सिफारिश दी, बोले भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण ना हो, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण ना हो, बिल्कुल ना हो। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया।
इससे क्या होगा, अलगाव की भावना पनपेगी, एकीकृत नहीं हो पाएंगे। और उन्होंने कहा कि राज्य जो बनने का आधार है, राज्य पुनर्गठन का जो आधार है, राज्य पुनर्गठन का जो आधार है, वो आधार क्या होना चाहिए, बोले प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य बनने चाहिए, सुविधा की दृष्टि से राज्यों का निर्माण हो। बात समझ गए? दर आयोग बना 1948 में। ये दर आयोग बनने का कारण क्या था, क्योंकि मांग ये उठ रही थी कि एक भाषा एक राज्य। सिफारिश ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण ना हो, न एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया और कहा कि राज्य पुनर्गठन का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। अगर प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, कोई दूर दराज के क्षेत्र है, मान लीजिए उत्तर लखनऊ में बैठा हुआ व्यक्ति अब रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तराखंड के क्षेत्रों में प्रशासन नहीं कर पा रहा है, तो प्रशासनिक दृष्टि से हम राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, यथासंभव कर सकते हैं, किंतु भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को इन्होंने नकार दिया। बात ठीक की, लेकिन बात तो ठीक की, लेकिन दर आयोग की जो सिफारिशें थीं, इस सिफारिश से ये लोग संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने कहा नहीं, हम दर आयोग की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं है, और यहां असंतुष्टि आने लगी, असंतुष्टि आने लगी। और जैसे ही दर आयोग की सिफारिशों से असंतुष्टि आई तो क्या हुआ, एक और समिति बनाई हमने और इसको बोलने लगे अपन जेबीपी समिति, जेबीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सीरी लगा सकते हैं, वल्लभ भाई पटेल, बहुत बढ़िया, प्लस श्री पट्टाभी सीतारमैया, जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भी रहे, पट्टाभी सीतारमैया, एक समिति बनाई। 1948 में यह समिति बनी, और इस समिति बनाने का जो कारण था वो क्या था, रीजन क्या था इस समिति बनाने का? कारण यह था कि दर आयोग की जो अनुशंसाएं थी, दर आयोग की अनुशंसाओं से असंतोष था, अनुशंसाओं से असंतोष उभरा, असंतोष उभरा, और जो असंतोष उभरा उसके कारण जेबीपी समिति बनाई। और जेबीपी समिति से पूछा गया आप क्या चाहते हो, आप राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर चाहते हो? और जेबीपी समिति ने जवाहरलाल वल्लभ, अब आपको पता है वल्लभ भाई पटेल क्या करने वाले, आप समझिए, थोड़ा एटीट्यूड समझिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस समिति में है, क्या वो ये मान के चलेंगे कि एक भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन हो? और इन्होंने क्या किया, सिफारिश इन्होंने क्या की, इन्होंने सिफारिश यह की, सिफारिश इन्होंने क्या की भैया, सिफारिश ये की भैया, क्या सिफारिशें की, बोले भाषाई आधार को नकार दिया, भाषाई आधार को क्या कर दिया भैया, अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। बोले भाषाई आधार पर अब राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते, एक भाषा एक राज्य नहीं। बात बिल्कुल ठीक थी। यानी उस समय हम क्या चाहते थे, हम ये चाहते थे अखंडता के साथ साथ मनोवैज्ञानिक एकता भी समाज में बनी रहे, अनेकता में एकता के सिद्धांत को हम मूर्त रूप देना चाहते थे। इसलिए जेबीपी समिति ने भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया। अब बताइए, असंतोष उभरेगा या शांत हो जाएगा? असंतोष और उभर गया, और उभर गया, और दक्षिण में पोटलू रामलू की मृत्यु हो गई आमरण अनशन के द्वारा। और वो अनशन पे बैठ गए, उन्होंने कहा एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य। और इस सिद्धांत को जैसे ही उन्होंने स्वीकार कहा और वे आमरण अनशन पे बैठ गए,
और आमरण अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तब तो बहुत ज्यादा असंतोष उभर आया। फिर हमने क्या बनाया, जेवीपी समिति की सिफारिश। जेवीपी समिति के बाद हमने एक आयोग और बनाया जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। तीसरे फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित बेटा, ये विकास क्रम है। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग में क्या था, 1953 में ये बना और 1956 में इसने सिफारिश दे दी, 56 में सिफारिश दे दी, 1956 में सिफारिश दे दी, सिफारिशें कर दी। कारण क्या था इस राज्य को इस आयोग को बनाने का कारण क्या रखा, श्री रामलू की मृत्यु। रामलू की मृत्यु हो गई, आमरण अनशन। अब बताइए, कोई आदमी मर जाए, असंतोष उभर गया और इनका जैसे ही इनका असंतोष उभरा, आमरण अनशन हो गया, तो क्या हुआ, तेलुगु क्षेत्र से अलग करके, तेलुगु क्षेत्र से अलग करके क्या बनाया अपन ने, आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया। आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया। आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया। तेलुगु क्षेत्रों को क्या किया, अलग करके और इनका एक एकत्रित करके हमने क्या बना, आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कर दिया 1956। और ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। समझिए, रामलू की मृत्यु के कारण असंतोष इतना उभर गया कि भारत को, आंध्र प्रदेश को अलग करना पड़ा। तेलुगु क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बनाना पड़ा। आंध्र प्रदेश जैसे ही राज्य बनाया, अब इसकी सिफारिशें क्या है फजल अली आयोग की। फजल अली आयोग से कहा भैया आप अपनी सिफारिशें दो, तो फजल अली आयोग ने क्या सिफारिशें दी। फजल अली आयोग की सिफारिश क्या थी, एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को तो इनने भी नकार दिया। बोले एक भाषा एक राज्य नहीं, बोले भाषा प्रमुख तत्व है। भाषाई आधार प्रमुख तत्व हो सकता है, किंतु एकमात्र तत्व नहीं है। भाषा एक प्रमुख तत्व हो सकती है राज्य बनाने के लिए, लेकिन एकमात्र केवल भाषा ही तत्व नहीं है अलग राज्य के निर्माण के लिए। यानी क्या कहा इन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। बोले एक भाषा एक राज्य नहीं, भाषा प्रमुख तत्व हो सकती है किंतु एकमात्र तत्व नहीं है। फिर क्या होना चाहिए, बोले राज्य बनाने का जो आधार होना चाहिए, वो आधार क्या होना चाहिए राज्य बनाने का। बोले राज्य बनाने का आधार होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए, बोले राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। पहली बात, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित रहे राज्य बनाने का इस आधार पर। दूसरा क्या, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, इसी आधार पर वर्तमान में भी राज्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य का निर्माण किया जाए। और क्या, और किस आधार पर किया, बोले सांस्कृतिक एकरूपता भी आधार हो सकती है। सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। एकरूपता के आधार पर निर्माण किया जाए।
वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रशासनिक सुविधा। अंतिम उद्देश्य क्या है? बोले विकास प्रमुख उद्देश्य है। विकास को लक्ष्य रखते हुए, विकास को लक्ष्य रखते हुए राज्य का निर्माण, राज्यों का निर्माण। और विकास का लक्ष्य रखते हुए राज्यों के निर्माण का मतलब क्या है? बोले कौन सी अवधारणा? बोले समावेशी विकास की अवधारणा। वर्तमान में देखिए अंतिम उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? उस क्षेत्र विशेष का विकास होना चाहिए। क्षेत्र विशेष के लोगों को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का अवसर मिलना चाहिए। यह हमारा आधार है छोटे छोटे राज्यों के निर्माण का। तो विद्यार्थी समझ गए, एसके दर आयोग, जेबीपी समिति, फजल अली आयोग की अनुशंसा को ही आज जब हम संसद में, चाहे वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करें, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करें, इस तरह की चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। और ये ध्यान में रखते हैं, मूल बात क्या है? सांस्कृतिक एकरूपता, एकता और अखंडता, प्रशासनिक सुविधा और समावेशी विकास, विकास लक्ष्य होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि छोटे राज्य होने चाहिए या बड़े राज्य होने चाहिए। तो हम लोग अगली कक्षा में इस तरह का डिस्कशन रखेंगे कि छोटे राज्य वर्सेस बड़े राज्य। और आप लोग भी ये लोग सोचने की कोशिश करिए। आज का प्रश्न यही है, क्या भारत में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होना चाहिए? प्रश्न भी लिख लेते हैं अपन चलते चलते। क्या भारत में, इसका आंसर देंगे, क्या भारत में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। व्याख्या करें। क्या करें? व्याख्या करें। और हम लोग देखेंगे अगली कक्षा, आप लोग चिंतन करिए, समझने की कोशिश करिए, और अगली कक्षा में हम इस प्रश्न का भी उत्तर देखेंगे और डिस्कशन लेंगे कि छोटे राज्य वर्सेस बड़े राज्य, विकास कहां अच्छे तरह से हो सकता है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके हानियां हैं, और फिर हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसी तारतम्यता को अपन अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।